जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीसिज राइटिंग और डाटा एनालिसिस। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो में कि डाटा एनालिसिस और प्रीसिज राइटिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको अगर आपने नोटिंग ड्राफ्टिंग पेपर में अटैम्प्ट कर लिया अच्छी तरीके से तो आपके चांसेस हैं कि आप नोटिंग ड्राफ्टिंग में जो है इस पेपर में पेपर 3 में एक बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रीसिज राइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है प्रीसिज राइटिंग को लिखने के लिए। और मैं प्रोसीजर भी बताऊंगा जिससे जिसके अकॉर्डिंग जब आप प्रीसिज राइटिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रीसिज राइटिंग करना जो है बहुत ही आसान है और इतना मुश्किल नहीं जितना जो है लगता है देखने में। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि प्रीसिज राइटिंग को लिखने के लिए एक स्पेशल शीट होता है जिसके अंदर हमें लिखना होता है। एक बॉक्स में एक ही वर्ड आता है और कल जैसे मैंने बताया था कि ए एंड द और ये सब चीज़ें जो है उसके लिए स्पेसिफिक एक वर्ड बॉक्स ही आएगा। ठीक है, आप टाइटल जो है ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो टाइटल के दो बॉक्सेस स्पेस छोड़े हुए हैं, बाकी जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस में ही आपको करना होता है। तो बात करते हैं कि प्रीसिज राइटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रीसिज राइटिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगी या आपको जो भी संशय रहा होगा कि ये कैसे करें, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया और साथ के साथ आपने 2-3 और जो प्रीसिज है उसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए निश्चित ही ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो पैसेज दिया होता है पेपर के अंदर वो किस तरीके का पैसेज होता है। तो अबाउट द पैसेज गिवन इन द पेपर, यानी एसओएलडीसी एग्जाम के पेपर 3 नोटिंग ड्राफ्टिंग के प्रीसिज राइटिंग में पहला जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का पैसेज होगा। तो जनरली जो पैसेज दिया होता है आपका 1000 से 1200 वर्ड्स का पैसेज होता है। और पैसेज क्या होता है उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, तो उसके अंदर जो वर्ड्स की लिमिट होती है वो तो 1200 है या 1000 टू 1200 होगा। लेकिन जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उस पैसेज के अंदर वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बहुत ही एक्सजरेटेड होता है। उसके अंदर लिबरल इन द यूज ऑफ वर्ड्स, जो पैसेज होता है आपको दिया हुआ पैसेज उसके अंदर वर्ड्स की लिमिट जो होती है वो जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो आप फ्रीली यूज करते हैं। और थोड़ा जैसे कविताएं होती है कोई या कोई पोएट लिखता है, कोई राइटर लिखता है, उस तरह की लैंग्वेज में उसे लिखा गया होता है। तो लिटरेरी इन नेचर भी होता है वो। डेकोरेटिव यानी बढ़ा चढ़ा के सजा सुजो के जो है वो इस तरीके से उस पैसेज को बनाया गया होता है। स्माइलीज एंड मेटाफोर्स क्या होते हैं, जैसे कि उपमा दी जाती है कि वो देखने में इतना बहादुर था जैसे कि एक शेर हो। तो इस बात को हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत बहादुर था। तो जब हम इसका प्रेसिज राइटिंग करते हैं, इसका 1/3 में उस पैसेज को कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस तरह की स्माइली और मेटाफोर को भी क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आर्गुमेंटेटिव हो सकता है कि अलग अलग आर्गुमेंटिव दिए गए हों कि ये काम को करने के ये तरीके हो सकते हैं, ये तरीके हो सकते हैं, या ये काम इस तरीके से होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है वो पैसेज, डिस्क्रिप्टिव यानी आपका किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए पूरा डिटेल्ड यानी उसके अंदर उस टॉपिक के बारे में दिया हो सकता है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी बहुत जनरस यूज होता है। जनरस का मतलब कि जहाँ जहाँ पे जरूरत नहीं भी है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वो बहुत ही बहादुर था, जैसे कि शेर हो, तो ये सिंपल ये भी कहा जा सकता था कि वह बहुत बहादुर था। बहुत ही ज्यादा बहादुर ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि बहादुर कहने से भी चल जाता है। तो इसका मतलब कि आपको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिया होगा और आपको क्या करना होगा उसको सिंपल शब्दों में और अपनी लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, उसे 1/3 में आपको कंप्लीट करके बनाना होगा। कंटेंट्स लेस इंपॉर्टेंट एंड अननेसेसरी डिटेल्स, उसके अंदर ऐसे डिटेल्स होते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होते। तो कुछ कुछ सेंटेंसेस कभी कभी मुद्दों से भी भटक जाते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने डिसीज राइटिंग में डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। मैटर वेरी लेंदी, तो जो पैसेज दिया होता है उसके अंदर मैटर को बहुत लेंदी बनाया गया होता है क्योंकि अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं उसके अंदर। तो आपका काम वही होता है कि जो मेन क्रक्स है उसका आप उसको पढ़ते हैं और अपनी लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि 1/3 में उसको कंप्लीट करें। तो ये तो वो पैसेज होगा, उसकी बातें हैं कि वो किस तरीके का पैसेज होगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ वो पैसेज जो है लेंदी होने वाला है, लिबरल उसके अंदर वर्ड्स यूज होंगे, डेकोरेटिव लैंग्वेज होगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा और एक ही बात को कहने के 100 तरीके बताए गए होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसका मोटा मूल पकड़ लेना है कि क्या किस तरीके से इसको हमें करना है। अब एम ऑफ द क्वेश्चन यानी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है जो एग्जामिनर है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि
आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसे कॉम्प्रीहेंड करें, और कॉम्प्रीहेंड करने के बाद अपने वर्ड्स में सिंपली उसको सिंपल करके बता दें कि ये टॉपिक जो है इस बारे में है और ये बातें मोटी मोटी ये बताता है। ठीक है, एक्सप्रेस इट कंटेंट्स इन ओन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना है, जहां तक पॉसिबल है अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर एक जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको भी कन्वर्ट करें। कुछ कुछ सेंटेंसेस जो आपके पैराग्राफ में या पैसेज में सिंपल है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस सेंटेंसेस को आप क्या करें, शॉर्ट कर दें और अपनी लैंग्वेज में उसे बना के लिखें। और विद इन द टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूरा पेपर करना है। अगर इसमें ही सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा तो आपके लिए बाकी पेपर को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब भी इसको आपको करना है अपना टाइम फ्रेम याद रखना है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए जो 45 मिनट्स आपके पास अलॉटेड है, इतने 45 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जज द एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ ए कैंडिडेट इन द लैंग्वेज, यानी आपकी लैंग्वेज के ऊपर कैसी कमांड है, आपकी कैसी एबिलिटी है, कितना अच्छी तरीके से उस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं और उसको आप अपने वे में कन्वर्ट करके बता सकते हैं अपनी बात को। जिस तरह से आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आपके पास कोई रिसीट आता है, आपके पास कोई लेटर आता है, आप उसको क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेन बातें होती है क्रक्स करके उसको आप नोटिंग में अपने लाते हैं। तो एक तरह से आप यही समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी वही काम करना है। आपके पास लेंदी रिपोर्ट आती है, लेंदी रिपोर्ट में आपको जो मेन बातें लगती है आप उसको छोटा करके अपने शब्दों में लिखते हैं नोटिंग में। तो ये एक तरह से आप यही समझ सकते हैं कि आप प्रेसिज राइटिंग में आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं पूरा जो आपके पास एक रिपोर्ट आई है या पैसेज आया है। अब कुछ ऐसी बात है जिसका आपको ध्यान में रखना जब आप प्रेसिज राइटिंग करेंगे, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या कहता है, पैसेज गिवन ऑफ 1000 to 1200 वर्ड्स, तो जनरली 1000 से 1200 वर्ड के बीच में ही पैसेज आता है प्रेसिज राइटिंग के लिए, उससे ज़्यादा लेंदी जनरली नहीं आता है। और वर्ड्स जो होते हैं लिखे होते हैं पैसेज के एंड में कितने वर्ड्स का है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर 1000 वर्ड्स का है तो अराउंड आप 330 के अराउंड लिख सकते हैं। 1200 होगा तो 400 के अराउंड आप लिख सकते हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द पैसेज इनटू 1/3 वर्ड्स, तो 1/3 वर्ड्स के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। दूसरी बात बता दी, क्योंकि ये जो प्रीसिज राइटिंग का क्वेश्चन जनरली 50 मार्क्स का आता है, तो अगर आप इसकी वेटेज देखेंगे 200 मार्क्स के पूरे पेपर के लिए 180 मिनट्स है आपके पास। तो 180 मिनट्स की वेटेज देखें कि 50 मार्क्स के लिए कितनी होती है, तो वो 45 मिनट्स बनते हैं रफली। तो 45 मिनट्स के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन लग रहा है कि 5-7 मिनट और लगेगा, तो इसको आप पूरा कंप्लीट करें। इसको आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि आप 45 मिनट्स में आराम से कर लें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50 मिनट्स को दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक मॉडल आंसर मैं बताऊंगा 2018 जो क्वेश्चन पेपर था उसका, और बाकी दो आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लेते हैं जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो आई एम श्योर कि आप वहाँ पे इस पैसेज को विद इन टाइम लिमिट कर पाएंगे। इवन हो सकता है कि आप 45 मिनट से पहले भी कर लें। ठीक है, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या और किस तरीके से बताया जा रहा है और किस वे में उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट विद अटमोस्ट केयर। तो दूसरी बात ये भी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है या कंफ्यूज रहते हैं कि इसको पहले करें या लास्ट में करें। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसको पहले करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को क्योंकि अगर देखेंगे इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और लास्ट में जनरली चांसेस ये होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता जिसके अंदर आप इतना कंफर्टेबली या अपने आराम से सोच सकें। तो इसलिए अगर आप इसको पहले अटैम्प्ट कर लेंगे और पहले टाइमली कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड में क्योंकि मैक्सिमम लोगों की स्पीड कम रहती है और टाइम में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो जब एंड में लगता है कि ये क्वेश्चन भी छूट रहा है, ये क्वेश्चन भी छूट रहा है, तो आप इसको लास्ट में कंप्लीटली तो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपका ये क्वेश्चन आधा छूट जाएगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन अगर छूट गया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लूज़ करेंगे। और इसकी जगह अगर मान लो कोई आपका छोटा 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि एंड में होता है वो छूट गया तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले करें और अपना जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें, इतनी प्रैक्टिस करके जाएं। तो यहाँ पे आप पैसेज को करना क्या होगा, क्योंकि हमने ऊपर बात कर ली कि जो पैसेज होता है बहुत लेंथी होता है, उसके अंदर अननेसेसरी वर्ड्स दिए होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती और हमें सिंपल शब्दों में अपने लिखना होता है 1/3 में। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पैसेज शुड बी ट्रिम्ड
ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कैसे करेंगे? जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको आप ओमिट कर देंगे। ओमिट इरेलेवेंट, अनइम्पॉर्टेंट एंड अननेसेसरी डिटेल्स। कुछ कुछ ऐसे डिटेल्स जो अननेसेसरी है, अनइम्पॉर्टेंट है, वो उन डिटेल्स की आपको जरूरत नहीं होती उस पैसेज के अंदर, और आप क्या कर सकते हैं, उसको वहां पे कट कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इस पैसेज के अंदर आपको कुछ पोर्शन जो है कट करना पड़ सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक पेंसिल रबड़ जरूर रखें, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि कोई पैसेज आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप फाइनल पूरा पैसेज को पढ़ लें तो लगे कि हाँ, हो सकता है कि ये जो है पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो अपने पास पेंसिल रखें मार्क करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, उसको जब स्ट्राइक थ्रू कर रहे हैं तो अपने पास पेंसिल रखें और रबड़ रखें, और कभी कभी अपना जो माइंड है उसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नहीं, पैसेज में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बाकी वहाँ पे मार्क कर सकें। ट्रिम करने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, लेकिन वो टेलीग्रामिक नहीं लगनी चाहिए, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने टेलीग्राम की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट करना है, सिंपल करना है, लेकिन टेलीग्राम की लैंग्वेज नहीं लिखनी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अननेसेसरी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। जो एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स हैं, बहुत ही सुंदर, सुंदर कहना ही सफिशिएंट है, बहुत की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके एडजेक्टिव्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। एडवर्ब्स जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल वर्ड्स हैं जैसे कि ए, एन, द, ऑफ, कोई प्रेपोजिशन है, उसको आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, उनको आपको लिखना ही है। सेंटेंस जो है आपका छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लेकिन उसके जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रेपोजिशन है, ए एंड द, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर तो आएंगी, उसको आपको ओमिट नहीं करना है कि आप सोचे कि मुझे एक बॉक्स बचाने के लिए या वर्ड्स लिमिट को कम करने के लिए इन सबको ओमिट कर दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है, जहां तक पॉसिबल हो, अगर मान लो कि आप कोई एक ऐसा सेंटेंस पूछे, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है किसी वर्ड के लिए, सिंगल वर्ड के लिए, तो उसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वहां पे। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा किसी की मदद करता है, तो हम इसके लिए एक वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड है, वो आपके एक पूरे सेंटेंस को कवर कर सकता है। तो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपने अपने एसएससी एग्जाम में भी पढ़े होंगे, उनको आप यूज़ करके यहाँ पे जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है पॉसिबल, वहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट करके एक वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे एक सेंटेंस को। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड जो है वो बच सकते हैं। एब्रीविएशन जो है वर्ड्स के, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्ड ही लिखना है। गवर्नमेंट लिख रहे हैं तो पूरा गवर्नमेंट लिखिए, GOVT नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिज राइटिंग में जब भी आप कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसको फुल फॉर्म में ही लिखना है। और एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम पैसेज कोई पढ़ते हैं, जनरली जो पैसेज आता है यूपीएससी के एग्जाम में, वो पैसेज हमसे फेमिलियर होता है। 2015 के एग्जाम में जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि RTI के ऊपर क्वेश्चन आया था, और 16-17 के एग्जाम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर था क्वेश्चन पेपर जो पैसेज था। तो इन चीज़ों के बारे में जनरली सबको नॉलेज होती है, तो टेंडेंसी ये आ जाती है कि क्योंकि हमें नॉलेज होती है तो हम कोशिश करते हैं पैसेज के अंदर अपने वर्ड्स को डालने की। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपने वर्ड्स नहीं डालने हैं, आपकी अपनी नॉलेज जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अपने वर्ड्स का मतलब यहाँ पे कि जो आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनको नहीं डालना है। जो पैसेज का मीनिंग है आप उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना जो नॉलेज है उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना है प्रेसिस के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर फैमिलियर विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिवन पैसेज, आप गिवन पैसेज जो आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, उससे आप फैमिलियर हैं, तो उसके अंदर अपनी नॉलेज नहीं इंसर्ट कर देनी है उस प्रेसिस में। डू नॉट पुट योर नॉलेज अबाउट द मैटर इनटू प्रेसिस राइटिंग। उस प्रेसिस के अंदर अपने नॉलेज को इंसर्ट नहीं करना है। पैसेज जो कहता है वो पैसेज का ही मीनिंग आपको लिखना है, उसी का शॉर्ट वर्जन आपको लिखना है, उसी को ही अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी नॉलेज को नहीं डालना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें तो डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। जैसा कि इससे रिलेटेड ये बात है कि अपनी तरफ से आप अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, जो बातें दी गई हैं पैसेज के अंदर उसी को शॉर्ट करके लिखेंगे। मेक प्रेसिज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन, डू नॉट करेक्ट एनी फैक्चुअल एरर गिवन द पैसेज। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको लगे पैसेज के अंदर जो भी दिया गया है उसके अंदर एरर है, अगर ऐसी बात लग रही है आपको तो आपको तब भी उस फैक्चुअल एरर को करेक्ट नहीं करना है। पैसेज में जैसा दिया गया है उसी को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हाँ, अगर ये लग रहा है कि आपको फैक्चुअल एरर है, अगर आप उसको स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि उसको स्किप कर दें, तो आप स्किप कर दें, लेकिन उसको करेक्ट करके अपनी तरफ से ना लिखें। द कैंडिडेट शुड एक्सप्रेस इन हिज ओन वर्ड, अपने ही शब्दों में लिखना होता है। जो भी राइटर पैसेज के अंदर कहना चाह रहा है उसको अपने शब्दों में ही आपको पैसेज में लिखना होता है। चेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैराज ऑफ ओरिजिनल पैसेज इज परमिसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि कभी कभार होता है कि पैसेज जो दिया होता है उसके अंदर पैराग्राफ जो आप लिखना चाहते हैं या जो जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में दी गई हो, और पैसेज जो स्टार्ट हो रहा है वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपको आपके पास ये लिबर्टी है कि आप पैसेज को या लास्ट का पैसेज जो जो लास्ट का पैराग्राफ है पैसेज के अंदर, उसको आप स्टार्टिंग में अपने प्रेसेज में लिख दें। उसके शॉर्ट को, उसके शॉर्टर वर्जन को आप अपने पैसेज के अंदर, अपने प्रेसेज के अंदर स्टार्टिंग में लिख दें। ठीक है, तो ये अलाउड है कि पैसेज के अंदर जो आगे पीछे चीजें को करना वो अलाउड है, जिससे आपका प्रेसिस जो बने, फाइनल प्रेसिस जो बने, उसके अंदर एक कोहेरेंसी हो। कोहेरेंसी का मतलब क्लियरली समझ में आया कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ये एक्सपेक्ट इसके कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से कोहेरेंसी लाने के लिए, उसको क्लियर बनाने के लिए आप पैसेज के कंटेंट को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, ये अलाउड है। Picking out of few sentences from here and there and presenting them in the form of paragraph required length is incorrect. आप किसी पैसेज से 2-3 सेंटेंस उठा लिए, दूसरे पैसेज 2-3 सेंटेंस उठा लिए, तीसरे पैसेज से, तीसरे पैराग्राफ से 2-3 सेंटेंस उठा लिए, यानी हर आपका जो पैसेज है उसके हर एक पैराग्राफ से कुछ कुछ सेंटेंस उठा के अगर आपने एक प्रेसिज बना दिया तो वो करेक्ट नहीं है, उसके अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक उसके अंदर सेंस लाना तो ज़रूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, जो सिंपल सेंटेंसेस उसको आप ले सकते हैं एज इट इज़, लेकिन आपको अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में और अपने एक तरीके से क्लियर एक पूरा पैसेज लगना चाहिए कि आप उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि राइटर ने क्या कहा था। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो बात होगी थ्योरेटिकल की, वहाँ पे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन वहाँ पे जब पैसेज आएगा तो आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है और इसी स्टेप को वहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप जो है प्रेसिस पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पैसेज, जो पैसेज दिया हुआ है उसकी एक रीडिंग मारेंगे ब्रीफली और जल्दी। तो रीड केयरफुली एंड ब्रीफली टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। उस पैसेज में क्या क्या कंटेंट्स हैं, किस चीज़ के बारे में, क्या इसका टाइटल हो सकता है, फर्स्ट रीडिंग में आप ये गैस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में आपने क्या किया, उसको पूरा रीड कर लिया पैसेज को थॉरोली मतलब वर्ड बाय वर्ड आप उसको पढ़ लेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ लेंगे और एक आइडिया ले लेंगे कि ये जो पूरा पैसेज है ये इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ज़्यादा आपको दो मोटी मोटी बातें उसके अंदर लग सकती हैं। दो मोटी बातें मतलब कि ऐसा लग सकता है शायद इस टॉपिक के बारे में भी हो सकता है या इस टॉपिक के बारे में हो सकता है। तो इतना तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इन दो टॉपिक के अलावा नहीं हो सकता। तो इतना आपको फर्स्ट रीडिंग में कंफर्म कर लेना है कि ये टॉपिक हो सकता है इस पैसेज का। सेकेंड रीडिंग में आपको कंफर्म हो जाना है कि अब क्या इसका हम हेडिंग या टाइटल लिख सकते हैं या किसके बारे में ये प्राइमरली है, यानी इसके अंदर बेसिकली इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एक पेंसिल रबड़ आप हमारे पास लेके जाइए, पेंसिल टू मार्क इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट पॉइंट सेंटेंसेस लाइन इन द पैसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लें या अननेसेसरी चीज़ों को आप स्ट्राइक थ्रू कर दें या कट कर दें उसको। पैराग्राफ की मार्किंग कर सकते हैं उस पैसेज के अंदर आप, यानी उसी पैसेज के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में आया है वहीं पे मार्क कर लो कि इसका जो है इसको नंबर 1 पैराग्राफ में बनाऊंगा। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो पहला इसको स्टार्टिंग में मैं इसको लिखूंगा तो उसको नंबर 1 कर दीजिए कि इसको, इस पैसेज के अंदर जो क्रक्स है इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो पैराग्राफ और सब पैराग्राफ जो है आप उसके अंदर मार्क कर लीजिए 1 2 3 4। ये सीक्वेंस में जो होना जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने बात की है पैसेज में जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको मार्क करना जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीसीज में आपको लिखना है वो एंड में दिया हुआ है तो उसको आप फर्स्ट बना सकते हैं, उसको आप सेकंड भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि जब पैसेज आप पढ़ चुके हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पैराग्राफ जो है या सब पैराग्राफ जो है पैसेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपके प्लेसेज में ऊपर आ सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। तो सीरियल नंबर्स में बी असाइन टू द पैराग्राफ्स, जैसे कि मैंने बता दिया, एंड सब पैराग्राफ्स इन द मार्जिन ऑफ द पैसेज।
आप मार्जिन में लिख लीजिए, मार्जिन में तो जब आपका क्वेश्चन पेपर है उसके मार्जिन में आप लिख सकते हैं कि इसको मैं बनाऊंगा। टू अनेबल यू टू अरेंज देम इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस। तो जब आप शॉर्ट कर लेंगे तो उसके बाद उस प्रेसिस का एक सीक्वेंस भी होना चाहिए। आप सारी बातें जो है बता रहे हैं वहाँ पे, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, मैं ये आपको करके ही बताऊंगा किस तरीके से 2018 का जो प्रेसिस राइटिंग क्वेश्चन आया था उसको मैंने इसी स्टेप्स को फॉलो करके किस तरीके से मैं मॉडल उसके आंसर पे अराइव हुआ, मैं आपको ये पूरी तरह से बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये समझने में। थियोरटिकल ही अगर पूरी तरह से बात करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल करके भी बताऊंगा, और इसी तरीके एग्जाम्पल को फॉलो करके या इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप हमेशा प्रेसिस राइटिंग को कर सकते हैं। और फाइनली आप जब पैराग्राफ मार्क कर लिया, सब पैराग्राफ मार्क कर लिया जो आप अपने पीसेज में डालेंगे, वो डालने के बाद आप फाइनली सबसे लास्ट में आप टाइटल पे आइए, क्योंकि जब आप कंटेंट समझ जाएंगे कंटेंट आप ये लिखने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेसिस का टाइटल जो है दे सकते हैं। तो टाइटल जो है आप सबसे एंड में लिखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने टाइटल डाल दिया तो आपको लगेगा कि मुझे इस टाइटल को जस्टिफाई करना है, फिर आप उस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए पैराग्राफ ढूंढेंगे। जबकि आप पैराग्राफ्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सर्च करें, उसके बाद जो पैराग्राफ जिस चीज़ के बारे में आपको लग रहा है, क्रक्स यानी जिस चीज़ के बारे में लग रहा है, आपका प्रेसिस जिस चीज़ के बारे में लग रहा है, उसका टाइटल आपको देना है। तो टाइटल आप उस प्रेसिस का दे दीजिए कि क्या टाइटल होगा। इससे रिगार्डिंग एक बात और है कि टाइटल के रिगार्डिंग, कि टाइटल जनरली आप कोशिश करें कि 5 वर्ड से ज़्यादा ना हो उस टाइटल के अंदर। तो टाइटल जबकि जो होता है उसके वर्ड्स काउंट नहीं होते हैं पूरे आपके प्रेसिस के अंदर, लेकिन तब भी आपको 5 वर्ड से कोशिश करनी है कि 5 वर्ड या 5 से लेस में ही आप उसका टाइटल लिखें प्रेसिस का अपने। ठीक है, तो ये जो आप काम कर रहे हैं सेकंड, इसके अंदर सेकंड आपका स्टेप के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, ये आपका सारा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर हो रहा है। फिर फाइनली बात आ जाती है कि आपको जो आपने पैसेज एक फॉर्म कर लिया, एक तरह से आइडिया ले लिया कि इन पैसेज को, इन पैराग्राफ को मैं लिखूंगा, ठीक है, अपने वर्ड्स के अंदर पीसेज में। तो फिर लिखने की बारी आ गई। तो थर्ड स्टेप में आप ये करेंगे, राइटिंग डाउन इन स्पेशल शीट फॉर पेसेज राइटिंग। स्पेशल शीट मैंने आपको, जो मेरा पुराना वीडियो था, पहला वाला वीडियो था, उसमें मैंने दिखाया भी था। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। इस प्रेसिस के अंदर आपको ये जो प्रेसिस राइटिंग शीट है, स्पेशल शीट, क्वेश्चन पेपर में ये प्रिंटेड होता है, इसी में आपको करना होता है। तो ऊपर टाइटल के लिए जगह छोड़ी होगी और नीचे आपको एक एक वर्ड एक एक बॉक्सेस में लिखना होता है। तो इस तरीके से एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड को लिखकर आप फाइनल थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, इसमें इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीड द मार्क पैराग्राफ्स एंड सब पैराग्राफ्स। तो आपने अपने क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ्स मार्क किए थे कि मैं इसको नंबर 1 बनाऊंगा या इसको नंबर 2 बनाऊंगा या सब पैराग्राफ्स को ये लिखूंगा, तो आप उनको रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने वर्ड्स में उसको शॉर्ट करके लिखें मेन स्पेशल शीट के अंदर। इस स्पेशल शीट के अंदर जिन पैराग्राफ्स को आपने अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया, अननेसेसरी डिटेल्स को डिलीट करके उनको अब यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में फिल करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज आपका यही है, रीड द मार्क पैराग्राफ्स एंड सब पैराग्राफ्स इन द पैसेज, राइट देम इन स्पेशल शीट फॉर प्रेसेस इन योर ओन वर्ड्स, रिमूविंग unnecessary words, phrases, adjective, adverbs, flowery language, etc. और in the sequence you mark during the second reading। तो सेकेंड रीडिंग जो आपने ये की थी सेकेंड स्टेज के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर, तो इसमें आपने जिन जिन पैराग्राफ को लिखा था, मार्क किया था कि इसको मुझे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इनको लिखना है मुझे, तो इसमें से देख के आपको अपने वर्ड्स में थर्ड स्टेप में क्लियर कर देना। तो पहला एक तरह से ब्रीफ दोबारा से समझ लेते हैं कि ब्रीफली हमने क्या स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेज में आपका केयरफुल रीडिंग है सिर्फ, और फास्टली रीडिंग है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकेंड जो स्टेज की रीडिंग है उसमें आप थोड़ा स्लोली मूव कर सकते हैं, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, उसको बॉक्सेस में लिख लो कि इसको मुझे यूज़ करना है, या अननेसेसरी डिटेल्स को डिलीट कर दो, उसके आगे हल्का सा पेंसिल से क्रॉस लगा दो, ताकि आपको याद रखे कि इस जो पैराग्राफ का ये जो पॉइंट है या ये लाइन है या सेंटेंस है, ये रिलेवेंट नहीं लग रहा है, इसको मुझे छोड़ना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में आपका ये हो गया, और इस यहाँ पे टाइटल भी आप सोच लेंगे आपको प्रीसिस का क्या देना है, और थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, उसको लिखना है स्पेशल शीट के अंदर। तो ये आपका ब्रीफली जो है आपका बात हो गई। तो जब फाइनल आपका प्रीसिस बन जाएगा तो वो किस तरीके का होना चाहिए, तो फाइनल प्रीसिस आपका ब्रीफ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स ऑफ द गिवन पैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो जितना कम हो सके उतने कम वर्ड्स में आपको लिखना है। उसकी क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी वो मेंटेन रहनी चाहिए। आपको जो प्रीसिज है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब कि उसके अंदर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। और पूरा जो आपका पैराग्राफ होगा यानी प्रीसिज का पैराग्राफ होगा या सब पैराग्राफ उसके अंदर आप बना रहे हो तो पूरा एज ए पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि पूरा एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में दिया गया है। जो प्रीसिज आप यूज करते हैं उसके अंदर अपने वर्ड यूज करते हैं या अपने लैंग्वेज में लिखते हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म में जनरली लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर जिससे कम्युनिकेट हो जाए, जो भी राइटर कहना चाह रहा है पैसेज के अंदर वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। बाकी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप हमेशा इनडायरेक्ट में ही लिखेंगे। द फाइनल प्रीसिज शुड बी इन सिंगल पैराग्राफ। जनरली वो सिंगल पैराग्राफ ही बनता है यानी एक ही कंप्लीट पैराग्राफ होगा, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप चाहें तो उसको सब पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और वहां पे सब पैराग्राफ अगर बना रहे हैं, अलग अलग पैराग्राफ बना रहे हैं अपने प्रीसिज के, तो हर एक प्रीसिज जो है अलग बात बताना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फर्स्ट प्रीसिज के फर्स्ट पैरा में वही बात कर रहे हैं, प्रीसिज के सेकंड पैराग्राफ में भी आप वही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि वर्ड लिमिट अगर 1/3 करनी है तो 1/3 से कितना आगे पीछे हम जा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो 1/3 कभी हो नहीं पाता। तो आप 20-30 वर्ड जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो 20-30 वर्ड जो है बहुत ज़्यादा लिमिट है। कोशिश करनी है कि 20 वर्ड से ऊपर या नीचे ना हो। और लास्ट में जब आप प्रेसिस लिख लेते हैं, वैसे तो जनरली बॉक्सेस के बाहर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्सेस के बाहर जो है वर्ड्स की लिमिट जो है दी हुई है, तो आपको वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने वर्ड्स हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं दिया हुआ, वर्ड्स नहीं लिखे हुए कितने वर्ड्स हैं, तो आप लास्ट में जो है लिख सकते हैं कि इतने वर्ड्स टोटल हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या जो गाइडलाइंस है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए जब आप प्रीसिज राइटिंग को कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 2018 एडीसी एग्जाम का। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम और इसको किस तरीके से मैंने जो है शॉर्ट करके लिखा, जो जो स्टेप्स ऊपर बताए किस तरीके शॉर्ट करके लिखा, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, और क्या मॉडल आंसर आया ये भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि इस तरीके से मैं इन स्टेप को लेकर प्रीसिज मैंने लिखा था। और आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो 45 मिनट्स का करना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो प्रैक्टिस आप कम से कम एटलीस्ट 3 प्रीसिज का करके जाएं, एक ये हो जाएगा और 2 और कर लें कम से कम। उसके बाद आप कंफर्टेबली, मुझे लगता है कि 45 मिनट्स में एग्जाम में कर पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया था, मेक ए प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर इट। तो आपको इसको 1/3 वर्ड में करना भी है और दूसरा इसका एक सुटेबल टाइटल देना है। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर से पढ़ सकते हैं, यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर नहीं है आपके पास तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज यहाँ पे यार क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पैसेज इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 1000 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ था, तो इसका 1/3 का मतलब अबाउट 330 to 350 वर्ड्स हमें इसे कन्वर्ट करके लिखना है। तो जैसे कि हमने गाइडलाइंस में पढ़ा कि हमें क्या काम करना होता है, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो फ्लावरी लैंग्वेज होती है। फ्लावरी का मतलब कि बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको ट्रिम करके, उसको डिलीट करके, उसको कट करके आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ ही होगा। आप क्या करेंगे, आपने आज पेंसिल रखिए। पेंसिल इसलिए रखिए क्योंकि गलती हो जाए तो, या आप कुछ अपना माइंड चेंज कर ले कि नहीं इस पैराग्राफ में ये पैसेज मैंने पहले जो ये लाइनें जो मैंने पहले डिलीट की थी अब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डालनी चाहिए थी, तो आपके यहाँ स्कोप रहे तो पेन से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेन से क्या होगा, फिर आपको हो सकता है कि बार बार डिलीट करना पड़े, कट करना पड़े, तो वो ज़्यादा थोड़ा हौच पौच हो सकता है, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो पेंसिल इसे सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ पेंसिल का यूज़ करें, बाकी किसी क्वेश्चन में पेंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। तो यहाँ पे जैसे कि ये पैसेज था, एज इट इज पैसेज है, उसमें से किसी पॉइंट को डिलीट किया, तो जिसको डिलीट कर रखा है यानी इस तरह से स्ट्राइक थ्रू कर रखा है, इसका मतलब मुझे लगा कि ये जो है वो अननेसेसरी डिटेल्स हैं। तो मैंने इस डिटेल को अननेसेसरी समझा और उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। यहाँ से ये पार्ट लगा कि ये अननेसेसरी है, इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया।
जो कोटेशंस वगैरह है, मुझे लगता है कि कोटेशंस जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बड़ी हुई चीज़ें लगती हैं कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया होता है। तो मुझे लगता है कि ये इसको हमें स्ट्राइक थ्रू कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोटेशन है जिसके बेसिस पे पूरा पैसेज दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे कि आपने देखा, फर्स्ट पैरा के अंदर मुझे ये सब चीज़ें अननेसेसरी डिटेल्स थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के 5 कंपोनेंट्स जो थे उसके बारे में बताया हुआ था। तो इन 5 कंपोनेंट्स को मुझे लगता है कि डालना ज़रूरी था। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें कोई टच नहीं किया। लेकिन ये पैराग्राफ एज़ इट इज़ नहीं डालना है हमें। इस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स के अंदर शॉर्ट करके लिखेंगे। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि जिस पैराग्राफ को हम एज़ इट इज़ डालना चाहते हैं, यानी उस पैराग्राफ को हम चूज़ किया डालने के लिए, लेकिन तब भी हमें कोशिश करनी है कि उसको अपने वर्ड्स के अंदर शॉर्ट करके लिखें, उसको शॉर्टर वर्जन को लिखें और सिंपल वर्ड्स में लिखें। ठीक है? तो इसलिए इस पैसेज में से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी मैं डालना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें कोई टच नहीं किया। उसके बाद हम आए यहाँ पे इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात बताई गई थी, इंडियन स्क्रिप्चर में ये बोला गया था या वो होता था। इस कंटेक्स्ट में जहाँ जिस चीज़ के बारे में बात हो रही, वुमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी, तो इसमें मुझे लग रहा था कि ये फिट नहीं बैठता है, तो मैंने इसको भी स्ट्राइक थ्रू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको यहाँ पे ब्लैक में छोड़ दिया, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। ठीक है? दूसरा, आप इस पूरे को स्ट्राइक थ्रू करने के बजाय वहाँ पे एग्जाम के अंदर आप सिंपली कर सकते हैं, यहाँ से एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पे इसके आगे क्रॉस लगा दिया। आप इतना वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें कि मैं इसको पूरा एक लाइन से काटना ही है। आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना, ये पूरा काटने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे बॉक्स लगाया, यहाँ पे बॉक्स लगाया और क्रॉस लगा दिया कि आप इसको नहीं लिखने वाले हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। एक ये मुझे थोड़ा लगा कि इसमें भी थोड़ा अननेसेसरी डिटेल्स हैं, तो इसको मैंने रेड में इसलिए कर दिया, स्ट्राइक थ्रू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर से कुछ डिटेल्स डाल दूंगा, अदरवाइज मैं इसको लीव कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मैंने पूरे पैसेज को जहाँ जहाँ पे अननेसेसरी लगा है उसको मैंने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दिया, डिलीट कर दिया। और बाकी पैसेज, यानी ये हो गया मेरा कि बाकी पैसेज को मुझे डालना है। ठीक है? ये आपका पूरा पैसेज जो है इस तरीके से मुझे डालना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब दूसरी बात, और अब ये पैसेज जैसे आपका है, अब इसके अंदर पढ़ने के बाद, ये डिलीट करने का डिलीशन के बाद मुझे लगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स को हमें ऊपर लिखना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कि पैराग्राफ को रीअरेंज करना। अगर यहाँ पे कोई पैराग्राफ दे रखा है, ज़रूरी नहीं है आपके कंफर्ट के लिए, आपकी सहूलियत के लिए वो क्या करेंगे, आपको सीक्वेंस में ही देंगे। क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर में अपना पैसे दिया हुआ है, आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में देना है कि किन किन बातों को मुझे रीअरेंज करना है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको रीअरेंज करना ही पड़े, लेकिन जहाँ पे रीअरेंज करना पड़े आपको वहाँ पे रीअरेंज भी करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैंने पहले स्टेप बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में आपने रीड कर लेना है, दूसरे स्टेप में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है कि कौन कौन से अननेसेसरी डिटेल्स हैं जिसको हमें अवॉइड करना है। तो जब इन सबको कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि इससे मेरा 1/3 हो जाएगा। यहीं पे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अब वो 1/3 मुझे लग रहा है। अगर लग रहा है कि और ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स है, अभी 1/3 से ज़्यादा है, तो आप यहीं पे कट कर लें जो भी चीज़ें हैं उनको। ठीक है? तो अब इसके बाद ये जब आपने कर लिया तो उसके बाद बात आती है इसको लिखने की। ठीक है? तो ये मैंने इस स्टेप को फॉलो करके ये यहाँ पे लिखा है। तो मॉडल आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। 2018 SOLDC एग्जाम का जो प्रीसिज राइटिंग का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर उसका मॉडल आंसर का मतलब ये कि एक इंडिकेटिव है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आप, एक सैंपल मैंने बता दिया, इस तरीके से आप आंसर पे आ सकते हैं। हो सकता है सबकी अलग सोच है, सब अलग तरीके से सोचते हैं। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये पैसेज इंपॉर्टेंट लगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये मुझे ये पैसेज लगा इसके बारे में, और इसी के रिगार्डिंग जो है ये पेसिस को मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ कुछ सेंटेंस जो मुझे सिंपल और लगे कि इसको एज इट इज़ डाल सकते हैं, उसको एज इट इज़ डाला गया। कुछ सेंटेंसेस या पैसेज या पैराग्राफ जो लगे कि ये इनको अपने वर्ड्स में लिखना है, तो उसको मैंने क्या किया, अपने वर्ड्स में लिख दिया। तो यहाँ पे ये टोटल 333 वर्ड्स में हो गया। ये बहुत ही रेयर होता है कि एग्जैक्ट 1/3 में हो जाए, लेकिन ये बाई चांस हो गया, तो इसलिए वो 330 वर्ड्स है।
लेकिन आप इसको 330 वर्ड से लेकर 350 के बीच में कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा लेंदी नहीं करना है आपको, ठीक है। और 310 पे भी आ सकते हो, एग्जैक्ट जो 333 है, लेकिन 20 वर्ड्स ऊपर या 20 वर्ड्स नीचे आप उतने में मैनेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं आपको बढ़ाने की या कम करने की, उतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो एक बार आप ये पैसेज देख सकते हैं, पैसेज में आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी रहे और लगे कि ये कोहेरेंट है कि नहीं है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग जेंडर ऑफ इक्वालिटी। Empowered women contribute to the health and productivity of families and communities and improve prospect for next generation. United Nations consider 5 components of women empowerment as sense of self-worth, right to determine choices, access to opportunities and resources, control on own lives, and ability to influence social change to create just social and economic order. Women empowerment is required for enabling women to speak up for themselves and save self from injustice. Effective mechanisms should be established for the women's equitable participation and representation at all levels of political and public life. Emphasis should be on elimination of all discriminatory practices against women, assisting them in realizing their rights, improving their ability to earn income, achieving economic self-reliance, and ensuring access to labor market and social security system. In ancient days, Indian women enjoyed equal rights, but gradually this tradition of gender equality started declining and inequality started to creep in the society. However, the things started to change when reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar raised their voice for women's rights. But despite a number of progressive measures that followed, discrimination against women still remained the most pervasive and persistent form of inequality, with instances like violence, safety issues, domestic violence, and rape cases. After independence, women started regaining their lost power. Today's women are in almost all walks of life, be it sports, education, law enforcement, science and technology, aviation, or defense. At the grassroots levels, there are many female machines, drivers, petrol pump attendants, etc., and their performance is on par with that of men. The new age Indian woman is far more empowered, enjoying significant decision-making power in household, personal matters, and hindered work life. However, women empowerment cannot be successful if the lower rung of the society is left out. To facilitate their empowerment, already empowered should play an active role and encourage the former to raise their voices against injustice and unequal treatment. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है मॉडल आंसर मैंने प्रिपेयर किया है और स्टेप्स वही फॉलो किए हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है जो मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इस तरीके से आपका जो है प्रीसिज राइटिंग क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आई एम श्योर दैट आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपने सिर्फ तीन प्रीसिज राइटिंग को प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको उसको ध्यान देना है। इस तरीके से आप प्रीसिज राइटिंग को कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है डाटा एनालिसिस क्वेश्चन। तो डाटा एनालिसिस क्वेश्चन अब नेक्स्ट आपका आएगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा तो आई एम श्योर कि दोनों क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और ओवरऑल आपका जो ये पूरा पेपर है बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपके लिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के भी जो मॉडल आंसर्स है वो भी लेके आऊँगा। तो आप अगर इन सबको देखते रहते हैं तो इन वीडियोज़ को देखते रहें और इनको सीखते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। 60% आप इन वीडियो से सीख के समझ के कर सकते हैं, 40% आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, तब जाके आपका टोटल 100% बनेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख लें और बोलें कि मैं एग्जाम में जाके उसको वहीं पे प्रैक्टिस करूँगा, ये वहाँ पे आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आप ये वीडियो को देखें और साथ के साथ ही उसी स्टेप्स को फॉलो करें, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अभी से, ताकि आप एग्जाम में जब अपीयर हो तो आप कंफर्टेबली कर सकें। थैंक यू। तो अभी हम लेके आएंगे आपके लिए डाटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन। थैंक यू।